हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बैच। इस बैच के माध्यम से हम आपको लगभग 10,000 PYQ से अवगत कराएंगे। हम इन PYQ के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। हम लोग बातें करेंगे GS के बारे में, मैं और आप। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर। केशव हेलो, प्रिया नमस्ते भाई, राज नमस्ते, लॉरेंस गुड आफ्टरनून भाई। तो भाई बातों की शुरुआत करेंगे। आपको पता है ये बैच जो है ये 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। इसके रजिस्ट्रेशन, इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट है, यानी 25 अक्टूबर से है। इस बैच के अंदर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, स्ट्रेटेजी के, जीके, जीएस, कंप्यूटर और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। इसके की फीचर्स ये रहने वाले हैं, इसके अंदर ये सारे की सारी फैकल्टीज आपको पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से। आपने सुबह रीजनिंग की क्लास ली थी 8:15 पर, हिंदी की क्लास ली आप लोगों ने 11 बजे। अब जीके या जीएस की क्लास ले रहे हो आप लोग, अब समय हो गया है 12:30। इसके बाद मैथ्स की क्लास होगी 2 बजे। इसके बाद स्टैटिक जीके की 3:30 बजे होगी और इंग्लिश की 6 बजे होगी। सभी टीचर्स कोई ना कोई चीज आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं आप सभी के लिए जीके जीएस का एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन, जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाने का काम करूंगा। मैथ्स वाले सर परसेंटेज को कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग वाले सर ने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट यहीं पर पढ़ा दिया। उस रिजल्ट के बारे में हम क्लास के बाद में बात करेंगे राज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यदि किसी बच्चे को रिकॉर्डेड चीजें देखनी है तो वो यहां से देख सकता है। ठीक है, ये बैच है D++ 2.0। सभी क्लासेस नहीं, केवल बैच की डेमो है ये। इसके बाद की जो क्लासेस हैं वो आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग कुछ इस तरीके से जीके जीएस को कवर करेंगे। आज हमारा डे 1 है और डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरीके से चलेंगे और अपना सिलेबस कवर करने का काम करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द भारत को मिला था 326 में, लेकिन इंडस नदी के कारण मिला था। पूछा गया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, भानु, अदय, सर्वत्र या सिंधु। ये 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आप लोग लगा लेंगे कि भाई एक नदी है सिंधु रिवर, इस सिंधु से ही इंडस बना और इसी इंडस से आप लोग एक नाम पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, इंडिया। ठीक है, आप लोग सिंधु या इंडस को याद रखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे नाम हैं। जब हम भारत का परिचय पढ़ते हैं इतिहास में तो भारत के नाम पढ़ते हैं। तो नामों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम यदि आपका भारत सुना है तो इसको भारत नाम से जानते हैं। भारत किसके नाम पर रखा गया, तो एक व्यक्ति है भरत मुनि। भरत मुनि जो कि 2 व्यक्तियों की संतान है, एक पुरुष और एक महिला, दुष्यंत व शकुंतला। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। कुछ पुस्तकें हमें यह भी बताती हैं कि जैन मान्यताओं के अनुसार जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। पहला नाम आप लोग भारत याद रखेंगे, भरत मुनि के नाम पर रखा गया है। दूसरा नाम आप लोग भारत का आर्यव्रत याद रखेंगे। आर्यव्रत आर्यों के आगमन के कारण नाम रखा गया। आप सभी या मैं, हम लोग आर्यव्रत हैं। हम भारत के अंदर 1500 BC में आए थे और 1500 BC में जब आर्य आए तो आर्यों के आगमन के कारण ही भारत को एक नाम दिया गया। आप लोग क्या जानेंगे, आर्यों का आगमन, भारत को आर्यवर्त नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद एक और नाम याद रखेंगे आप लोग, नाम याद रखेंगे इंडिया। इंडिया नाम से पहले एक और नाम भी याद रख लो आप लोग, एक और नाम याद रखेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम भारत का कब रखा गया, भारत के अंदर ईरानी लोगों ने या पारसी लोगों ने अटैक किया था, साल था 518 BC के अंदर। ये क्या हो गया, एक सेकंड का समय देना भाई।
एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, क्या हो गया, यहाँ पर थे ना। यहाँ से आ जाओ भाई, एक बार दोबारा से मेरे को लिखना पड़ेगा ये सारा का सारा, आइए कवर करते हैं। तो पहले तो आप लोग नाम याद रखेंगे सिंधु यानी कि इंडस। इसके अलावा मैंने आपको एक नाम बताया भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आप लोग याद रखेंगे भरत मुनि। भरत मुनि किसकी संतान थे, तो भरत मुनि एक दुष्यंत और एक शकुंतला, ये दो कैरेक्टर पढ़ते हैं आप लोग, दुष्यंत व शकुंतला, इनके पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया, तो आप लोग नाम देंगे भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया। दूसरा नाम मैंने आपको आर्यवर्त बताया, आर्यवर्त, भारत का नाम आर्यवर्त कब रखा गया, तो 1500 BC। क्यों रखा गया, तो आप लोग आंसर देंगे आर्यों के आगमन के कारण, ड्यू टू एंट्री ऑफ आर्यंस, यानी आर्यों के आगमन के कारण भारत को क्या बोला गया, तो आर्यों के आगमन के कारण भारत को आर्यवर्त। तीसरा नाम जो आप लोग याद रखेंगे वो नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम भारत का कब रखा गया, तो आप लोग याद रखेंगे 518 BC, 518 BC। आज आप लोग इनको पारसी बोलते हैं, इससे पहले आप लोग इसको ईरान बोलते हैं। ईरानी लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने सिंधु को हिंदू बुलाया और उसी हिंदू से भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। इसके बाद चौथा नाम याद रखेंगे आप लोग इंडिया। इंडिया नाम भी याद रखेंगे भाई। इंडिया नाम कब और कैसे रखा गया, तो आप लोग याद रखेंगे साल था 326 BC। 326 BC में एक आदमी है अलेक्जेंडर या सिकंदर, उस सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उसी सिकंदर के कारण भारत को इंडिया नाम दिया और उसने इंडस को, इंडस के माध्यम से भारत का नाम इंडिया रखा। तो आप लोग नाम याद रखेंगे यूनानी, यूनानियों ने भारत को यह नाम दिया था, नाम क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडस शब्द से उठा, सिंधु को इंडस बोलते थे और उसी इंडस से इंडिया रखा। इसके बाद और कोई नाम आप लोग याद रखेंगे, तो एक नाम आप लोग याद रखेंगे तेनुजिक। एक नाम आप लोग भारत का याद रखेंगे तेनुजिक। क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा भारत का नाम नहीं है, तो आप लोग तेनुजिक याद रखेंगे, ये भी भारत का नाम है। इसके बाद एक नाम याद रखेंगे आप लोग, नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, इस जम्बूद्वीप के बारे में अलग अलग कथन है। जैसे एक कथन ये है कि जम्बूद्वीप भारत का नाम जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण रखा गया। जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण भारत का नाम जम्बूद्वीप रखा गया। लेकिन कुछ स्रोत ये बताते हैं, एक व्यक्ति ने इस जम्बूद्वीप नाम पर थ्योरी दी। आज का जो कैलाश पर्वत है वहां पर एक जामुन रखा हुआ था, उस जामुन से नदी निकलती थी जो भारत के अंदर प्रवाहित होती थी, इसी कारण भारत को जम्बूद्वीप नाम दिया गया। अभी कैलाश मानसरोवर से आप लोग देख भी रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर सतलुज नदी, इन सभी का उद्गम वहीं से है। तो लोगों का मानना यह भी है कि भाई ये जम्बूद्वीप वहां से आया है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, एक व्यक्ति है अशोक। अशोक के 4 अभिलेख थे, एक नाम है अशोक। अशोक ने 4 भाषाओं में अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। 4 भाषाएं कौन कौन थी, तो पहले तो आप लोग ब्राह्मी याद रखेंगे, ब्राह्मी के बाद आप लोग खरोष्टी याद रखेंगे, खरोष्टी के बाद आप लोग यूनानी याद रखेंगे और यूनानी के बाद आप लोग अरामेक याद रखेंगे। इन 4 भाषाओं, अरामेक, इन 4 भाषाओं को 1837 में एक व्यक्ति ने पढ़ा जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। उसने बताया कि अशोक ने भी अपने अभिलेखों में क्या नाम लिख दिया, जम्बूद्वीप। ठीक है, ये भारत के नाम है, आप लोग इन नामों को याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे भारत के नाम हैं। इस क्वेश्चन से इतने ही आएंगे, आप लोग याद भी कर लेंगे। 6 नाम है और 6 नाम के बारे में कुछ तथ्य याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आओ। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल का सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग एक बार चेक करेंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने का काम करूंगा। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामिक, ये 4 भाषा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। ये ना बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का काम करूंगा। आप मेरे साथ क्या पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, यानी आप मेरे साथ क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास।
अब इस भारतीय इतिहास को पढ़ाने के लिए मैं 3 भागों में बांटूंगा। 3 भागों में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, तो इसके बाद आप लोग मेरे पास पढ़ते हैं आधुनिक भारत, यानी मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। ये 4 तरीके से मैं आपको इतिहास पढ़ाने का काम करता हूं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक, ये 3 पार्ट है। अब इस प्राचीन भारत को भी मैं आपको 3 भागों में तोड़ के पढ़ाऊंगा। प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट आप क्या पढ़ेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, ये पहला काल है। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल के बाद आप लोग तीसरा नाम क्या याद रखते हैं, तो तीसरा नाम आप लोग लिखते हैं न, क्या हो गया, तीसरा नाम आप लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। ये 3 पार्ट में आप लोग डायग्राम को बनाएंगे, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। एक थोड़ा सा टेबल याद रखेंगे, टेबल के माध्यम से आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे मैंने सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके बाद मैंने प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक, ठीक है। इसके बाद फर्दर मैं इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटूंगा। ये बांटने का कारण क्या भाई, तो इसके अंदर सारे के सारे हिंदू शासक पढ़ते हैं, इसमें सारे मुस्लिम, इसमें सारे के सारे अंग्रेज, और फिर हम भारतीय शासक पढ़ते हैं। अब इसको 3 भागों में क्यों बांटा भाई, एक टाइम ऐसा था जब आदमी ने कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो उसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, प्रागैतिहासिक का। एक समय ऐसा आया जब आदमी ने लिखना स्टार्ट किया, लेकिन उसने जो लिखा हम पढ़ नहीं पाए, उसको आद ऐतिहासिक बोलते हैं। एक समय ऐसा आया जब आदमी ने लिखा भी और पढ़ा भी, उसको ऐतिहासिक का, एक को लोग किया जाए। बहुत अच्छे भाई। अब जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंदर फर्दर 3 पार्ट, इसके अंदर वैसे तो एक टॉपिक पढ़ते हैं स्टोनीज, लेकिन 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। सबसे पहला पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। इसके बाद सेकंड आप लोग याद रखते हैं मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। और तीसरा आप लोग याद रखते हैं नवपाषाण काल। फर्दर 3 भाग पढ़ते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ये जो टॉपिक है इसको आप लोग पाषाण काल या पत्थर का काल बोलते हैं। पाषाण के 3 पार्ट है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति इस पुरापाषाण काल के अंदर हुई थी, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इसकी शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख साल से लेकर और 12,000 तक, 12,000 साल पहले तक आप लोग क्या पढ़ेंगे, पुरापाषाण। फिर 12,000 साल पहले से लेकर और 10,000 साल तक आप लोग क्या पढ़ने का काम करेंगे, आप लोग मध्यपाषाण पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद 10,000 साल पहले से लेकर और 7,000 साल पहले तक आप लोग किसे पढ़ने का काम करेंगे, नवपाषाण। ये डायग्राम यदि आपको समझ में आया। अब मनुष्य, अब जो मनुष्य हैं वो मनुष्य सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग कहां से आएंगे, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक बांटा, फिर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद इसी को आप लोगों ने नाम दिया पाषाण काल। पाषाण काल को फर्दर 3 भागों में, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इस पुरापाषाण काल में सबसे पहले इंसान आया था, यानी इतिहास की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, पुरापाषाण। जिस बच्चे ने आंसर दिया वो बहुत अच्छा भाई, पुरापाषाण काल आंसर होगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद में देखना। थोड़ी सी कमेंट आज ले लेता हूं सर, सिलेबस डिस्कस करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके भी बता देते। वो सोमवीर सर ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे भाई, वो बता रखे सर ने सारा का सारा। हमारा काम है आपको सिलेबस क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कराना। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके माध्यम से मैं सारा का सारा सिलेबस कवर कराऊंगा आपको, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे। आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस पीडीएफ भी लेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी अलग से दूंगा। और लेकिन वो मिलेंगी जब एक सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे हम, एंशिएंट को कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। बिल्कुल, पुरापाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है, किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अभी आप लोग इसका तो आंसर लगा दोगे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल नामक स्थान पर आप लोग भीमबेटका की गुफा देखते हैं। लेकिन ये जो काल है ना पुरापाषाण काल, इससे और क्या क्या क्वेश्चन आए,
तो आप लोग पुरापाषाण काल के बारे में क्या क्या बात याद रखेंगे? पुरापाषाण काल, इसके बारे में आप लोग सबसे पहले तो इसका टेन्यूर याद रखेंगे, यानी 2 मिलियन साल से लेकर और 12,000 साल तक आप किसे पढ़ने का काम करेंगे? पुरापाषाण काल। सबसे पहले 99%, 99% मनुष्य के शरीर का विकास, मनुष्य का शरीर किस काल में बनाया गया? तो पुरापाषाण काल। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले मनुष्य के द्वारा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था? पुरापाषाण काल। एक क्वेश्चन और आया कि औजारों का आविष्कार, औजारों का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल। इसके बाद क्वेश्चन आया हमें शतुरमुर्ग के अवशेष, शतुरमुर्ग से क्वेश्चन तो पूछा गया था कि शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहां से मिले हैं? तो महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पाटन, पाटन गुजरात के अंदर भी है, लेकिन एक स्थान महाराष्ट्र के अंदर है। उस महाराष्ट्र के पाटन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस महाराष्ट्र के पाटन में शतुरमुर्ग के एविडेंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा क्वेश्चन आता है चित्रकारी, चित्रकारी पहली बार कब हुई थी? तो चित्रकारी भी पहली बार पुरापाषाण काल में होगी थी। इस चित्रकारी के एविडेंस कहां से मिले? भीमबेटका से। गुफा का नाम यदि आपसे पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे भीमबेटका। भीमबेटका से पहली बार चित्रकारी के एविडेंस मिले। और इसी भीमबेटका से आप एक बात और याद रखेंगे, इसे 2003 में विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची इसके अंदर शामिल किया गया है। आप इस भीमबेटका के बारे में ये बात भी याद रखें। ये वो क्वेश्चन है जो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रख सकते हैं। बिल्कुल भाई, लेकिन ये क्वेश्चंस में तो नहीं आया ना। हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे सारे के सारे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा जितने क्वेश्चन आए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्थर के औजारों के प्रयोग की विशेषता वाले प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? पत्थर के औजार, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सर्वार्डर का रिजल्ट कब फिजिकल की तैयारी कर करके पागल पुनीत, हम गए थे आज E+B के चेयरमैन से मिलने के बाद इस बारे में आपको बता पाएंगे, क्योंकि प्रपोजल तैयार किए गए हैं 2-3, सभी रिटर्न में लेते हैं, तो रिटर्न में वहां दे दिया है। उसके बाद वो बताएंगे हम कैसे कैसे चीजों को आगे फॉरवर्ड करेंगे। पूछा गया है पत्थर के औजार के प्रयोग की विशेषता वाले प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया गया? ठीक है, अभी अगर मैं बोलता पहली बार औजार कब बनाए गए और प्रयोग में कब लाए गए, इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे आप लोग। अगर प्रयोग की बात कर रहा हूं तो आप लोग नाम लगाएंगे मध्यपाषाण काल। आप लोग क्वेश्चन याद भी रखेंगे, मध्यपाषाण काल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मध्यपाषाण काल, देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन आया पहली बार पशुपालन मनुष्य ने कब शुरू किया? पशुपालन मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन पहली बार कब शुरू किया गया? उसका आंसर मध्यपाषाण काल। लेकिन पूछा गया कि पशुओं के लिए पहली बार पशुशाला का निर्माण कब कराया गया? तो उसका आंसर है नवपाषाण काल। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर इतनी बात करें पशुपालन तो मध्यपाषाण काल, लेकिन पशुशाला कब बनाई गई? नवपाषाण। हम उसे आगे बात करेंगे। अब इसी के अंदर मनुष्य ने पहली बार आखेट खेलना स्टार्ट किया। आखेट खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, ये सारे के सारे चीजें मध्यपाषाण काल में दोहराई गई। क्वेश्चन आया शवों को दफनाना पहली बार मनुष्य ने कब स्टार्ट किया? शवों को दफनाना, शवों को दफनाना मनुष्य ने पहली बार कब स्टार्ट किया? तो आप लोग इसका भी आंसर लगाएंगे मध्यपाषाण। एक क्वेश्चन आया कि माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ किस काल को बोला गया? तो माइक्रोलिथ भी आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल को बोला गया। औजारों का आकार छोटा करके उसे प्रयोग में कब लाया गया? ये क्वेश्चन तो यही है, औजारों का आकार छोटा, औजारों का आकार छोटा किस काल में किया गया? तो आप लोग इसका आंसर भी क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर भी मध्यपाषाण काल लगाएंगे। ठीक, वो तो प्यारा क्वेश्चन है भाई। आप लोग मध्यपाषाण काल, इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च कर सकते हैं। सर किसका किया? शिकार पुरापाषाण काल के अंदर की थी मनुष्य ने। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में आंसर देंगे। पाषाण युग के निम्नलिखित में से
अगला चैप्टर देखेंगे पाषाण युग में पशुपालन। पशुपालन का आप लोग याद रखेंगे कि पशुपालन पहली बार नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल के अंदर शुरू किया गया। ठीक है, अब बातें करें नवपाषाण काल के बारे में। मैं इसका टेन्योर तो आपको लिखवा ही चुके हूं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में मनुष्य ने किया क्या क्या? तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा की गई कृषि, कृषि या खेती। अब कृषि तीन भागों में याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले यदि कोई कृषि की गई तो उसका नाम आप लोग देंगे जो, सबसे पहले जो। यदि सेकंड पर मैं आपको बताऊं तो सेकंड पर आप लोग याद रखेंगे गेहूं को, व्हीट, और थर्ड पर आप लोग याद रखेंगे चावल। ये तीन खेतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मैं जो की बात करूं तो जो के पहली बार हमें एविडेंस मिले थे ईरान से। अगर मैं गेहूं की बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ कहां पर है? तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। यदि मैं चावल की बात करूं तो चावल के लिए आप लोग याद रखेंगे कोलडीवा। कोलडीवा कहां पर है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि आप किसे याद रखेंगे तो वो है गेहूं। स्टार मार्क लगा लेना इस पर, गेहूं पर और मेहरगढ़ पर। मेहरगढ़ न जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर आया है। इसके अलावा नवपाषाण काल के अंदर क्या किया? मनुष्य ने घरों में रहना यहां पर स्टार्ट किया था, तो नाम दिया उसको गर्तावास। क्वेश्चन आया गर्तावास के साक्ष्य हमें कब मिले थे? तो नवपाषाण काल में। गर्तावास कहां पर? तो एक स्थान है ब्रजोम। ब्रजोम, ये ब्रजोम है कहां पर? तो आप लोग आंसर देंगे ये ब्रजोम जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के ब्रजोम के अंदर पहली बार हमें गर्तावास या घरों में रहने की एविडेंस मिली। क्वेश्चन आया पहली बार पहिए का आविष्कार, मैन इन्वेंटेड व्हील, पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कब किया? तो आप आंसर लगाएंगे नवपाषाण काल। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप लोग नवपाषाण काल से याद रखेंगे। अब मैंने बताया था पशुशाला। पशुशाला का पहली बार निर्माण मनुष्य ने कब किया था? तो पशुशाला का पहली बार निर्माण मनुष्य ने नवपाषाण काल के अंदर किया था। अगला आप लोग याद रखेंगे एक सेल्ट, एक प्रकार का औजार है सेल्ट। क्वेश्चन आया कि सेल्ट किस काल का एक औजार है? तो उसका आंसर है सेल्ट उपकरण नवपाषाण काल का। सेल्ट एक उपकरण है, पूछा गया किस काल का है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे ये नवपाषाण काल का है। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे बहुत जल्दी जल्दी, थोड़े से अच्छे हैं। इसके बाद हम लोग वे दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो आप लोग ये बताएंगे जमीन में खोदे गए गड्ढेघर जिसमें सीढ़ियां बनी हुई थी देश पुरातात्विक सतह पर पाए गए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गर्तावास घर ही हैं, लेकिन पहले इंसान रहा कैसे? जैसे यदि मैं अब खेत में खड़ा हूं, खेत में खड़ा हूं तो जमीन एक सी है, एक जैसी है, मतलब प्लेन है। अब मेरे को वहां पर रहना, तो मैं कैसे रहूंगा? तो मनुष्य ने क्या किया? मिट्टी की खुदाई की एक पर्टिकुलर एरिया, और उस पर्टिकुलर एरिया की जहां खुदाई की, यहां पर इंसान रहते थे। इसी को क्या बोला गया? पिटेड वेल या पिट हाउसेस, गर्तावास। नवपाषाण काल से ब्रजोम। बहुत अच्छे आंसर आगे सभी के। ब्रजोम याद रखेंगे भाई, ब्रजोम आप लोग आंसर कहां लगाएंगे? तो मैंने बताया ब्रजोम आप लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आंसर लगाएंगे। ईरान के अंदर आपको क्या याद रखना है? जो मेहरगढ़ के अंदर आपको क्या याद रखना है? गेहूं। और महाराष्ट्र के अंदर आप लोग क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र के अंदर पाटन नामक स्थान पर आप लोग शतुरमुर्ग की एविडेंस याद रखेंगे, शतुरमुर्ग। इसके अलावा नवपाषाण काल से एक बात और याद रखेंगे आप लोग। नवपाषाण काल का एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आया कि युगल समाधान के साक्ष्य, युगल समाधान यानी कि इंसान को ऐसे उत्तर से दक्षिण में दफन किया गया था, वो किस काल का है? तो वो भी नवपाषाण काल। ब्रजोम। सभी के आंसर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर देंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन है नहीं। मैंने इस टॉपिक का इजी, मॉडरेट और हार्ड तीन तरीके क्वेश्चन है, तीनों डाल दिए इस टॉपिक से। आप लोग इस टॉपिक का आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा है पुरापाषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? यहां पर चार कथन दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा सच है। तो एक बार आप लोग पढ़ने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत लगभग 2 मिलियन वर्ष यानी 20 लाख साल पहले हुई थी, पुरापाषाण काल की। पहला तो ये है। इसका विस्तार 12,000 वर्ष पहले तक था, यानी 2 मिलियन से लेकर 12,000 वर्ष तक इसका टेन्योर। इसे निचले, मध्य और ऊपरी चरणों में विभाजित किया गया, यानी पूरा
या फिर लोअर मिडल या अपर स्टेजेस। आग के उपयोग की खोज केवल उच्च पुरापाषाण काल के दौरान हुई थी। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर देंगे। सर हम भी आ गए आपकी क्लास में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। प्यारा क्वेश्चन है, यदि आपको टॉपिक कवर हो गया तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। याद रखेंगे पुरापाषाण काल से क्या, पुरापाषाण से आप लोग याद रखेंगे कि इसी काल में मनुष्य के द्वारा पहली बार आग का आविष्कार हुआ था। मैन इन्वेंटेड फायर इन विच पीरियड, तो आप आंसर लगाएंगे पुरापाषाण काल। 1 2 3 वर्दी की दीवानी, बहुत ही अच्छे भाई, आप लोग याद रखेंगे। इसको पुरा, मध्य और नव में तो बांटा गया, लेकिन आग का जो उपयोग है, उपयोग और इसकी खोज पुरापाषाण काल में हुई थी, ना कि उच्च पुरापाषाण काल में। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ये कट जाएगा, इसके अलावा तीनों के तीनों ठीक हैं। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, आप लोग आंसर लगाएंगे 1 2 और 3। एक क्वेश्चन और आंसर दोगे आप लोग, क्योंकि टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लिया हम लोगों ने। मध्य पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ प्राथमिक उपकरण थे जिनका प्रयोग इस काल में हुआ। यह काल लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। पत्थर के औजारों को पूरी तरह से हड्डी के औजारों में बदल दिया गया। आग की खोज पैलियोलिथिक पीरियड, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। मध्य पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ प्राथमिक उपकरण थे जिनका प्रयोग किया गया। यह काल लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। पत्थर के औजारों को पूरी तरह से हड्डी के औजारों में बदल दिया। पहले का तीसरा आंसर दे दिया, बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। याद रखेंगे हड्डियों के औजार तो आए ही नहीं, तो पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है, इसके अलावा चौथा असत्य है। ये बातें थी भाई अपनी टॉपिक पाषाण काल की। अब इसके बाद जो आप लोग टॉपिक कवर करेंगे, पाषाण काल के बाद आपको टॉपिक कवर करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बातें करेंगे इसके बारे में। ये देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किस वर्ष हुई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में आंसर देंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किस वर्ष हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग क्या क्या बात याद रखेंगे। सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद इसी का नाम आप लोग एक और याद रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके बाद आप लोग नाम याद रखेंगे सप्त सैंधव सभ्यता। ये सारे के सारे एक ही तो नाम है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर आ भी गए सभी के। 1921 याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन हड़प्पा के इतने सारे नाम कैसे रख गए। सबसे पहले खुदाई करते वक्त एक शहर मिला जिसका नाम हड़प्पा, इसी कारण इसका नाम क्या पता चल गया, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा के बाद और बहुत सारे शहर खोजे गए। जब बहुत सारे शहर खोजे गए तो वे सारे के सारे एक नदी की ट्रिब्यूटरियों के किनारे थे, सहायक नदियों के किनारे थे, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे चल के हमें यहाँ मूर्तियां मिली और वे मूर्तियां किसकी हैं, कांस्य की है, इसी कारण इसका नाम दे दिया ब्रोंज सिविलाइजेशन। अब सप्तसैंधव इस प्रदेश को बोला गया, जो ये वाला एरिया था इसको सप्तसैंधव प्रदेश बोला गया। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जो साल आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इसका जो शासन काल, यानी ये भारत के अंदर कब एग्जिस्ट करता था, तो वो एक्चुअल आप लोग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक याद रखेंगे। 1750 बीसी तक आप लोग किसे याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता। ये सारी की सारी सिविलाइजेशन इस समय भारत के अंदर एग्जिस्ट करती। अब हमें कब पता चला, तो हमें पता चला 1856 के बाद, यानी इससे पहले हमें छोटे छोटे एविडेंस मिलते थे। छोटे छोटे एविडेंस यानी कि एक बार टी लोपेंथर ने खुदाई कर दी, इसके बाद चार्ल्स मेसन ने 1826 में खुदाई कर दी, लेकिन 1856 में भारत के अंदर एक अंग्रेज आया जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अलेक्जेंडर
कनिंघम, ये आदमी भारत के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत के अंदर आया और इसने बहुत अच्छे से इसकी खुदाई की, हड़प्पा के लिए खुदाई की। तो इसने भारत के अंदर 1861 में एक संस्था बनवाई जिसका नाम क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी खोज की गई वही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। किसके द्वारा की गई, तो आप लोग नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अब इसने बहुत सारी रिसर्च की, तो क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोलोगे आप लोग, भारतीय पुरातत्व का जनक। तो आप लोग नाम देंगे भाई अलेक्जेंडर कनिंघम। अब 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होगी। आज ये भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आज इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अब इसने क्या किया, खुदाइयों का दौर स्टार्ट किया। आगे चल के इसी में एक आदमी अध्यक्ष बनते हैं, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, यहां पर लिख देता हूं मैं, एएसआई के चेयरमैन बने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन बने, तो आप लोग याद रखेंगे सर जॉन मार्शल। इसी सर जॉन मार्शल के अधीन, सर जॉन मार्शल के अधीन दो आदमी काम करते थे। एक का नाम आप लोग याद रखते हैं राखलदास बनर्जी, और एक का नाम याद रखते हैं दयाराम साहनी। एक तरफ लिखेंगे दयाराम साहनी और एक आदमी को नाम याद रखेंगे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ये दो आदमी याद रखने आपको। अब इस दयाराम साहनी के द्वारा ही 1921 में एक शहर की खोज की गई जिसका नाम क्या है, तो हड़प्पा। और इस राखलदास बनर्जी ने एक शहर की खोज की जिसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहां से याद रखेंगे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर नहीं है। अब आपके लिए पेंच फंसेगा कि हड़प्पा के अंदर कौन कौन से शहर थे, तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा शहर नहीं था। चार ऑप्शन दिए, लोथल, धोलावीरा, मेरगढ़ और सोख्तुगोई। ये चार ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके लिए हड़प्पा के सारे शहर लिख देता हूं। जैसे सबसे पहला शहर आप लोग याद रखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा। इसके बाद दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा आप लोग याद रखेंगे सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। इसके बाद चौथा याद रखेंगे रंगपुर। इसके बाद पांचवा याद रखेंगे चुनुंदड़ो, चुनहुंदारो। छठा याद रखेंगे कोट दीजी। सातवां याद रखेंगे रोपड़। आठवां याद रखेंगे कालीबंगा। नौवां याद रखेंगे लोथल। 10वां याद रखेंगे आलमगीर। आलमगीर तो लिखते हैं आप लोगों ने, आलमगीर। इसके बाद 11वां याद रखेंगे आप लोग बनमाली, बनमाली या बनावली। 12वां याद रखेंगे आप लोग राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और 13वां याद रखेंगे आप लोग धोलावीरा, धोलावीरा। इसके बाद आप लोग 14वां याद रखेंगे सोरतुगोई, सोरतुगोई। ये है हड़प्पा के शहर सारे के सारे। यदि आपको ये शहर सारे पता है तो आप लोग इजीली आंसर बता देंगे कि भाई ये शहर हड़प्पा का नहीं। ये फेमस शहर हैं, आपको ये ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे। अब इसमें से 3 तो आपके पास है, लोथल, धोलावीरा और सोरतुगोई। एक नहीं है मेरगढ़, क्योंकि मेरगढ़ में पिछली थोड़ी सी देर पहले बता चुका हूं आपको कि मेरगढ़ के अंदर हमें किसके एविडेंस मिले हैं, तो चावल के एविडेंस मिले, चावल के साक्ष्य मिले हैं, सॉरी गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर है। आगे आ रहे, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा
कौन सी नदी के किनारे स्थित है? 4 नदियां दी गई है, इंडन है, भोगवा है, इंडस है और रावी है। अभी अगर मैं बात करूं हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा से क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 के अंदर हुई, दयाराम सानी ने की। दयाराम सानी एक आदमी है जिसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ये भारत के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा स्थित है। ये रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। यहां से हमें एक अनानागार का एविडेंस मिला है, यानी कि अनानागार गेहूं के रखने का स्थान, इसके एविडेंस मिले। एक उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी या उर्वरता की देवी की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ अ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी की मूर्ति लिख लेना, इंपोर्टेंट है। क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि हम लोग धरती को माता मानते हैं। यहां पर एक मूर्ति मिली है, एक महिला के गर्भ से एक पेड़ निकलता दिखाया गया। वो कहां पर मिली हमें? तो हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में ये सारी बातें याद रखेंगे। इसके अलावा आपको हिंडन रिवर मिला, हिंडन रिवर के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इसके किनारे आलमगीर शहर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का आलमगीर शहर हिंडन नदी के किनारे। इसके बाद यदि मैं भोगवा की बात करूं तो लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात का किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। इसके अलावा आप लोग रोपड़ को याद रखेंगे। रोपड़ कहां पर है? पंजाब के अंदर है। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है? तो आप लोग रोपड़ के बारे में आंसर लगाएंगे कि रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। इसके अलावा आप लोग रंगपुर को याद रखेंगे। रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे ऑन द बैंक ऑफ मादर रिवर, मादर नदी के किनारे। यदि मैं इंडस की बात करूं तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तथा अन्य सारे के सारे शहर किस नदी पर स्थित हैं? तो मोहनजोदड़ो और अन्य शहर इंडस नदी पर स्थित। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? एक स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो से। बातें कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, क्योंकि एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, उसी के कारण क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग नाम क्या याद रखेंगे? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कब खोज हुई? तो 1922 आंसर है उसका, 1922। किसने खोज की? तो आप लोग राखलदास बनर्जी को याद रखेंगे। राखलदास बनर्जी, इनको याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में कि जो मोहनजोदड़ो है, यहां से हमें क्या क्या मिला? तो एक विशाल अनानागार, एक विशाल अनानागार इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी, यानी कि यहां पर जितनी भी बिल्डिंग मिली है, सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अनानागार। और यहीं पर हमें एक स्नानागार मिला है। इस स्नानागार के बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 11 मीटर तो लंबा है। 11 मीटर तो इसकी लेंथ है, यानी लंबा है, और 4 मीटर चौड़ा है। लगभग 4 मीटर चौड़ा है और लगभग 2 मीटर गहरा है। 2 मीटर गहरा है। इसके अंदर पॉइंट नहीं लगा रहा मैं, आप लोग 11 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर याद रख लेना। अदरवाइज 11.88, 4 मीटर और 2.43 मीटर, ये सारी की सारी अगर एक्चुअल मामत तो है। अदरवाइज हम लोग इतना याद रख लेंगे, 11 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई इस स्नानागार की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे फेमस इमारत यही है, स्नानागार। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? तो क्वेश्चन आता है प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य, प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य हमें कहां मिले हैं? तो कुएं के एविडेंस हमें यहीं से मिले, प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि एक नटराज की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ नटराज, एक नटराज की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो एक नटराज की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली। एक पशुपति, पशुपति यानी कि भगवान शिव, एक पशुपति की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो पशुपति की मूर्ति भी हमें यहीं से मिली है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट किंग भी हमें यहीं से मिली है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे एक नर्तकी की मूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नर्तकी की मूर्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्तकी की मूर्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? नर्तकी की मूर्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांस्य की है, कांस्य की मूर्ति है। और कांसा जो धातु है वो दो को जोड़ के बनाया जाता है, यानी कि एक तांबा और तांबे के अंदर आप लोग जब टिन ऐड कर देंगे, तांबा प्लस टिन,
तो क्या बन जाएगा, तो आपका कांसा बन जाएगा, और कांसे की ये नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक से मोहनजोदड़ो से ये सारी बात याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा, तो क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, तो उसका आंसर आप लोग मोहनजोदड़ो लगाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है जो कहां से आते हैं, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक मोहर पर बोट का चित्र कहां दिखाया गया है, तो वो भी है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉकयार्ड सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया जाता है। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह किस स्थल पर पाया जाता है, चुनमुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनवाली। अभी मैं बात करूं एक शहर की जिसका नाम है लोथल। लोथल के अंदर आपको क्या मिलेगा, बंदरगाह देखने को मिलेगी। लोथल में क्या है, बंदरगाह है। अब इस लोथल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लोथल से क्वेश्चन आता है कि लोथल किस राज्य के अंदर है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर लोथल स्थित। अब इस लोथल के बारे में क्वेश्चन आता है कौन सी नदी के किनारे, तो ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे। फिर क्वेश्चन आता है कौन सा हड़प्पा स्थल बंदरगाह है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे लोथल एक बंदरगाह है। क्वेश्चन आता है युगल समाधान, युगल समाधान मतलब के जोड़े में आदमियों की मृत्यु कहां पर होती थी या दफनाया कहां पर जाता था, तो आप लोग आंसर देंगे लोथल के अंदर। लोथल से क्वेश्चन आया घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहां से मिले हैं, तो घोड़े के अस्थि पंजर हमें लोथल से मिले। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि वाणिज्यिक राजधानी हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहां पर है, तो हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, लोथल। लोथल कहां पर है, तो लोथल गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बनाना शामिल थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। शिल्प उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम, ये सारे काम कहां किए जाते थे, कौन सा शहर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा कालीबंगा, चुनमुंदड़ो। आया वही किसी बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है। याद रखेंगे भाई ये सारे के सारे कार्य कहां पर होते थे, चुनमुंदड़ो। अब बातें थोड़ा सा चुनमुंदड़ो से कर लेते हैं। चुनमुंदड़ो है कहां पर, तो पाकिस्तान के अंदर। चुनमुंदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। अब जो ये पाकिस्तान का चुनमुंदड़ो है ये क्यों क्यों फेमस है, तो सबसे पहले तो ऐसा बताते हैं कि ये सारी की सारी सिविलाइजेशन शहरी थी, लेकिन इसमें एकमात्र ग्रामीण स्थल, एकमात्र ग्रामीण स्थल, एकमात्र ग्रामीण स्थल क्या है, तो आप लोग नाम देंगे एकमात्र ग्रामीण स्थल था चुनमुंदड़ो। इसके बाद क्या बात याद रखेंगे आप लोग इसके बारे में, कि एक भी दुर्ग का एविडेंस, यानी एक भी दुर्ग, एक भी दुर्ग, दुर्ग क्या होता था, अभी कोई शहर बसाया गया, जैसे मान लेते 4 दीवारी की हम लोगों ने, इस 4 दीवारी में एक शहर बसा दिया और इसके चारों कोनों पर हम लोग एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देते हैं जिस पर एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दुर्ग। एक भी दुर्ग कहां पर नहीं है, तो उसका आंसर आप लोग लगाएंगे चुनमुंदड़ो। बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर, उसका आंसर क्या है, चुनमुंदड़ो। अब इसी चुनमुंदड़ो से और क्या बात याद रख सकते हैं, यहीं से हमें पहली बार लिपस्टिक की एविडेंस मिली, लिपस्टिक की एविडेंस। इसके अलावा क्या बात याद रखेंगे, इसके अलावा कुत्ता व बिल्ली, इनके पंजों के एविडेंस, कुत्ता व बिल्ली इनके पंजों के एविडेंस हमें कहां से मिले हैं, तो आप लोग याद रखेंगे चुनमुंदड़ो। ये क्वेश्चन आया बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर यानी कि सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मोहर की एविडेंस हमें कहां से मिली है, चुनमुंदड़ो से। बेलनाकार मोहर कैसी होती है भाई, एक बेलन होता है, बेलन को जब आप शाही में डुबोकर ऐसे घुमाते हैं तो एक मोहर बन जाती है, उसको बेलनाकार मोहर दिया गया है। ये कहां पर मिले हैं सारे के सारे, तो आप लोग आंसर देंगे चुनमुंदड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल समाधान के साक्ष्य मिले। युगल समाधान मैंने अभी बताया आपको, आप लोग आंसर देंगे
इसके एविडेंस हमें कहां से मिले? 4 शहर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनमुंदड़ो और लोथल। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। युगल समाधान के साक्ष्य, यानी कि पेड़ में आदमियों को दफनाया गया है, कौन सा ऐसा शहर है? पेड़ में लोगों को दफनाया गया है, कौन सा हड़प्पा स्थल ऐसा है? 15 में 4 आंसर बिल्कुल भाई याद रखेंगे। लोथल मैंने अभी लिखवा दिया लोथल के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा एक शहर के बारे में और लिख देते हैं। शहर का नाम याद रखना आप लोगों ने, कालीबंगा। कालीबंगा का सबसे पहले क्वेश्चन आता है कहां पर है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर क्या है? कालीबंगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो आप लोग आंसर देंगे घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन आता है काली मिट्टी की चूड़ियां, काली मिट्टी की चूड़ियां हमें कहां मिली? तो काली मिट्टी की चूड़ियां आप याद रखेंगे कालीबंगा के अंदर मिली। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा से कि जो ये कालीबंगा है, यहां से हमें क्या क्या मिला? तो यहां से हमें मिला एक हवन कुंड। हवन कुंड या आप इसे यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। इसके एविडेंस कहां के हैं? कालीबंगा के। इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत यानी प्लग्ड मार्क्स, जूते हुए खेत हमें कहां से मिले हैं? तो आप लोग आंसर लगाएंगे कालीबंगा। यहां से हमें ईंटों के साक्ष्य मिले, ईंटों के साक्ष्य। ईंटें कैसी थी? एल प्रकार की ईंटें, एल के आकार में ईंटें थी, जैसे कोने में ईंट लगाई जाती है ना, ऐसे एल आकार की ईंटें हमें कहां से मिली है? तो उसका आंसर भी यही है। युगल समाधान का यही भाई, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसके बाद बता देना। दीक्षांत चेक कर ले दोबारा, इसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं वो जो आप ढूंढ रहे हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग कैसे कैसे क्या क्या करके लालन पालन करते थे? इसके अंदर कृषि बताया गया है, युद्ध बताया गया, शिकार करना, मछली पकड़ना। अब इन लोगों के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में आप लोग क्या क्या बात याद रखेंगे? सबसे पहले तो याद रखेंगे ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी कि शहरी सभ्यता है। अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद क्वेश्चन याद रखना है, इनके समय वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली किस समय उपलब्ध थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के समय उपलब्ध थी। इसके बाद पूछा गया इनकी लिपि कैसी है? तो लिपि के बारे में याद रखेंगे भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी हम इसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, ये भाव चित्रात्मक लिपि। क्वेश्चन पूछता है कि रीढ़ की हड्डी, इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? यदि मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूं तो आप लोग रीढ़ की हड्डी के बारे में याद रखेंगे कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, इनकी रीढ़ की हड्डी। ठीक, अब पूछा गया मुख्य व्यवसाय, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? एग्रीकल्चर, कृषि। वैसे तो ये लोग क्या करते थे? वैसे तो ये लोग व्यापार करते थे, यानी कि ट्रेड करते थे, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर क्या देंगे? एग्रीकल्चर, कृषि। 16 का ए, बहुत अच्छा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान के अंदर स्थित है? अफगानिस्तान तक सीमाएं लगती है। पूछा गया कौन सा शहर है? सोरतुगई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा। 4 ऑप्शन दिए गए। अभी मैं एक छोटा सा यदि आपको मैप बना के समझाऊं, देखो, मान लेना कि ये भारत है, ठीक है। अभी इधर वाला जो एरिया है पाकिस्तान है, और इधर आपको लोग अफगानिस्तान और ईरान को देखते हैं। अब इसका जो एरिया है वो एरिया कहां कहां फैला हुआ है, तो इसके एरिया के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इसका जो एरिया है वो इस तरीके से फैला हुआ है, यानी कि ये कैसी आकृति हो गई? ये होगी ट्रेंगुलर, ये ट्रेंगुलर होगी, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति है। अब त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये पूरा का पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला हुआ है। कैसे कैसे कहां कहां पर? तो हम लोग यहां पर 4 डॉट पढ़ते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। क्वेश्चन आता है इनके पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी इन स्थलों के नाम बताओ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे ये 4 दिशाएं, इन 4 दिशाओं को हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अभी जो नॉर्थ वाला एरिया है, उत्तर वाला, तो इस नॉर्थ के बारे में आप लोग याद रखेंगे सबसे उत्तरी स्थल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका नाम है मांदा। मांदा है कहां पर? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। मांदा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग आंसर देंगे ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है।
और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। इसके बाद क्वेश्चन आता है साउथ से कि सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा, तो आप लोग आंसर देंगे दायमाबाद। दायमाबाद कहां पर है, तो आप लोग आंसर देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इनका दक्षिणी स्थल कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप लोग आंसर देंगे गोदावरी, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। इसके बाद आप लोग सबसे ईस्ट पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि पूर्व की, तो पूर्वी शहर का नाम है आलमगीर। आलमगीर कौन सी नदी पर स्थित है, तो इंडन नदी पर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आलमगीर उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे नदी का नाम भी, नदी का नाम क्या है? ऑन द बैंक ऑफ इंडन रिवर, इंडन नदी। इसके बाद याद रखेंगे आप लोग सबसे वेस्ट मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट का नाम याद रखेंगे सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहां पर है? बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान के अंदर कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप लोग नदी का नाम देंगे, बलूचिस्तान के अंदर ये नदी पर स्थित है दास्क रिवर, ऑन द बैंक ऑफ दास्क रिवर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सतलों से देखने को मिलेंगे, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, तो सोरतुगोई। सोरतुगोई कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सी सतल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो मैंने आपको कुछ फेमस नदियां बताई, जैसे आप लोगों ने एक तो याद रखा चिनाब नदी को, चिनाब, इसके ऊपर मैंने मांदा बताया आपको। इसके बाद मैंने मादर नदी बताया, जिसके अंदर आपको रंगपुर बताया। इसके बाद मैंने आपको लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, उसके बारे में बताया। इसके बाद आप लोगों ने एक नदी पढ़ी सतलज, सतलज के ऊपर रंगपुर पढ़ा। इसके अलावा जितने भी शहर आप लोग पढ़ेंगे वे सारे के सारे किस नदी के किनारे है? सिंधु। और एक नदी और याद रखेंगे, नाम क्या है? रावी। रावी, हड़प्पा, हड़प्पा। ये सारे के सारे शहर है सिंधु के किनारे। कौन सी स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा आप याद रखेंगे सतलुज, रंगपुर। भोगवा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, सॉरी सतलुज रंगपुर नहीं भाई, रोपड़। सतलुज के बारे में आप लोग याद रखेंगे रोपड़। इसके बाद मैंने भोगवा के बारे में आपको लोथल बताया है। मादर के बारे में मैंने आपको रंगपुर बताया है। इसके अलावा चिनाब के बारे में आप लोगों ने कौन सी नदी पढ़ी है? मांदा रिवर, मांदा के किनारे। इसके अलावा एक दो आलमगीर भी याद रखेंगे आप लोग। आलमगीर कौन सी नदी के किनारे है? तो इंडन नदी के किनारे आलमगीर। ये सारी की सारी नदियां वे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं D+B में। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नदी के तट पर नहीं है, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? रोपड़। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे भाई? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ठीक है, और ये सारे के सारे चुनदड़ों के बारे में भी याद रखेंगे, ये सिंधु के किनारे। इसके अलावा आपको जो भी शहर मिलेगा ना, आप सभी का सिंधु लगाएंगे, लेकिन ये जो शहर हैं ये अलग अलग नदियों पर है। मैंने सभी लिखवा दिए, केवल वो छोड़ दिए जो सिंधु पर स्थित है, और सारे के सारे आप सिंधु आंसर लगा देना। आगे आ जाओ। किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है भाई। 13 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई है। और इसका आप लोग किस तरीके से विभाजन करते हैं, तो मैंने बताया था इसका विभाजन कुछ कुछ इस तरीके से करते हैं आप लोग कि ये यहां से आनी स्टार्ट होती है, यहां तक आती है, और यहां से ये इधर चली जाती है, इसके बाद ये यहां पर चली जाती है। इधर वाले स्टेट्स देखेंगे आप लोग, जैसे यदि मैं बात करूं तो गुजरात कहां पर है, तो आप बोलेंगे कि गुजरात तो यहां पर है, ये वाला एरिया गुजरात हो गया। इसके अलावा यदि आप बोलेंगे राजस्थान कहां पर है, तो राजस्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान तो ये वाला एरिया हो गया। इसके अलावा आप बोलेंगे कि हरियाणा कहां पर है, तो हरियाणा के अंदर तो 2 फेमस शहर हैं। फेमस शहरों के नाम क्या क्या है, तो आप लोग हरियाणा के 2 फेमस शहर पढ़ेंगे, एक राखीगढ़ी और एक बनमाली। दोनों एग्जाम के अंदर आते हैं। हरियाणा का हिसार और फतेहाबाद इन शहरों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो उत्तराखंड वाला एरिया है ना, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड वाला एरिया हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं आता। इसके अलावा ये सारे के सारे स्टेट्स महाराष्ट्र तक आप इसको देखेंगे। आगे आ जाओ। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर देंगे। अब सभ्यताएं तो बहुत सारी थी, सभ्यताएं तो बहुत ज्यादा थी ना, एग्जिस्ट करती थी, तो सभी सभ्यताओं की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे पुरानी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है किसे पिरामिडों की सभ्यता बोलते हैं? पिरामिडों की सभ्यता।
सिविलाइजेशन ऑफ पिरामिड्स, पिरामिडों की सभ्यता किसे बोलते हैं? तो आप लोग आंसर देंगे मिस्र को। क्वेश्चन आता है कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे फली फूली? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया, इसी को आप लोग इजिप्ट के नाम से पढ़ते हैं भाई, ये भी बात याद रखेंगे, इजिप्ट। मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे? मेसोपोटामिया ये सभ्यता कहां पर थी? सबसे पहले तो ये पूछता है, तो आप लोग बोलेंगे ये ईरान और इराक, ईरान व इराक इन दो देशों में मेसोपोटामिया का विस्तार था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी के किनारे? तो आप लोग बोलते हैं कि दजला और फरात, दजला व फरात ये दो नदियों के किनारे ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। अब बच गई हमारे वाली, हमारी सभ्यता का नाम क्या है? तो हमारी सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जिसका नाम क्या पढ़ते हैं आप लोग? जिसका नाम आप लोग मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं। तो ये थे भाई ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो अभी तक इन टॉपिक से आए हैं। मैंने इन टॉपिक्स के बारे में ये बातें कवर करा दी। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक रहने वाली, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी बच्चे का कोई कमेंट है, कोई इश्यू है, तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका जवाब देता हूं। गुरु जी राम राम, आशीष राम राम भाई। ये सारे को एक बार रिवीजन कर लेंगे आप सभी। रिवीजन करने के बाद ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी क्लास। थैंक यू सर, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कितने दिन चलेगी सर? जोगिंदर लगभग 3 से 4 या 5 दिन मैक्सिमम, 5 दिन के अंदर यूट्यूब में मैं आपको एनसीएंट कंप्लीट करा दूं। थैंक यू सर भाई, थैंक यू, धन्यवाद भाई, बाय बाय। टॉपिक वाइज चलेगी क्लास, बिल्कुल भाई आशीष, टॉपिक वाइज ही चलेंगे हम लोग, कंप्लीट टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय। तगड़ी क्लास।